हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरिटी योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरिटी योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस है रिगार्डिंग हठ रत्नावली एंड रिगार्डिंग वशिष्ठ संहिता। यानी आज के क्विज में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो वशिष्ठ संहिता से कुछ हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो हठ रत्नावली के ऊपर बेस्ड हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 के लिए अगर आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल क्यूरिटी योगा पे। और वहाँ पर जुड़ के आप रेगुलर बेसिस पे 4:30 से लेकर आप लोग रेगुलर हमारे साथ क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर 2 योग के एंड पेपर 1 के। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या नया क्वेश्चन आज हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि नादानुसंधान की कौन से अवस्था पर रुद्र ग्रंथि का जो है वो भेदन होता है। नादानुसंधान की कौन से अवस्था पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। यानी जैसा कि हमें पता है कि नादानुसंधान पर तीनों ग्रंथि के भेदन होती है। कौन कौन तीन? पहले तो ये पता होना चाहिए कि तीन ग्रंथि ग्रंथि कौन सा है। एक है ब्रह्म ग्रंथि, दूसरा जो है वो है विष्णु ग्रंथि, तीसरा जो है वो है रुद्र ग्रंथि। अब तीनों अवस्था कौन सी अवस्था पर वेदन होते हैं? सबसे पहले जो है विष्णु ग्रंथि जो है वो आरंभ अवस्था पर वेदन होते हैं। विष्णु ग्रंथि जो है वो आरंभ अवस्था पर वेदन होता है। सॉरी ब्रह्मा। विष्णु जो है वो कहाँ पर वेदन होते हैं? विष्णु जो है वो घटा अवस्था पर वेदन होते हैं। घटा अवस्था पर वेदन होते हैं विष्णु ग्रंथि। और जो रहा रुद्र ग्रंथि, ये जो है ये कहाँ पर वेदन होते हैं? ये निष्पत्ति अवस्था यानी चतुर्थ अवस्था, जो चौथे अवस्था है नादानुसंधान के, वहाँ पर जो है हमारे जिसको निष्पत्ति अवस्था कहते हैं, वहाँ पर जो है कि रुद्र ग्रंथि की भेदन होती है। यानी ये है रहा हमारा पहला अवस्था, ब्रह्म ग्रंथि भेदन होते हैं। ये रहा दूसरा अवस्था घटावस्था, जहाँ पर विष्णु ग्रंथि भेदन होते हैं। तीसरा अवस्था जो है उसे कहा जाता है परिचय। तीसरा अवस्था जो है उसे कहा जाता है परिचय अवस्था। वहाँ पर कोई भी ग्रंथि जो है वो वेदन नहीं होते हैं। और जो रहा हमारा चौथा अवस्था वो है रुद्र ग्रंथि, जहाँ पर वेदन होती है, उसको कहते हैं निष्पत्ति अवस्था। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हठ रत्नावली में धौती क्रिया की को वर्णित करते हुए वस्त्र धोती की लंबाई कितनी बताई गई है? आपके पास ऑप्शंस है 15 हाथ, 20 हाथ, 30 हाथ, 9 हाथ। जी हठ योग प्रदीपिका अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो है 15 हैंड्स यानी 15 हाथ की लंबाई बताई हुई है। अगर हम हठ रत्नावली की बात करें तो यहाँ पर जो है 20 हाथ बताए गए हैं। लंबाई जो है वो 20 हाथ बताए गए हैं। और 20 हाथ का जो मतलब होता है वो 30 फीट होते हैं। 20 हाथ भी अगर ऑप्शन में आए तो भी वो करेक्ट है, अगर 30 फीट ऑप्शन पर आए तो वो भी करेक्ट है। लेकिन हमने यहाँ पर ऑप्शन में 30 हाथ डाले हैं, 30 फीट नहीं। यानी अगर हम यहाँ पे 30 फीट डाल देते तो ये दोनों हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बन जाता। लेकिन हमने यहाँ पर 30 हाथ नहीं बल्कि 20 हाथ ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कह रहे हैं कि कौन से प्राणायाम को वास्तविक प्राणायाम कहते हैं? कौन से प्राणायाम को वास्तविक प्राणायाम कहा गया है? जी वास्तविक प्राणायाम की जो कंसेप्ट है वो वशिष्ठ संहिता में बताए गए हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्राणायाम किसे कहते हैं? वास्तविक प्राणायाम जो है वो केवल प्राणायाम को वास्तविक प्राणायाम कहा जाता है। ये तीनों जो है शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, ये जो है ये शहीद प्राणायाम के अंतर्गत है। ये तीनों जो है वो शहीद प्राणायाम के अंतर्गत हैं। और केवल प्राणायाम जो है इसे वास्तविक प्राणायाम कहते हैं। इसे वास्तविक प्राणायाम और रियल प्राणायाम कहते हैं, ऐसा कहा गया है। वास्तविक प्राणायाम करके इसे मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कह रहे हैं कि हठ रत्नावली में योग के कितने अंगों को चर्चा की गई है? जी हठ रत्नावली जो है वहाँ पर तीसरे अध्याय में योग के बारे में बताते हुए 8 अंग यानी योग अंग के 8 अंग यानी अष्टांग यंग के बारे में चर्चा की गई है। अष्टांग योग के बारे में चर्चा करते हैं हठ रत्नावली। इसको याद रखना, कई बार पूछे जा सकते हैं आपसे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चे गलत करके आते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इस क्वेश्चन को भी डाल दिया जाए यहाँ पर। योग अंग 8 योग अंग के बारे में चर्चा करते हैं हठ रत्नावली में। ठीक है, चलो इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि भैरवासन जो है
वहाँ उसके उल्लेख किस ग्रंथ में मिलते हैं। जी ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। और ना कई बच्चा यहाँ पर भी ना कई लोगों ने इसका जवाब जो है वो घिरन संहिता दी है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई घिरन संहिता में जो है 32 आसन के बारे में चर्चा करते हैं, तो क्या पता इसमें ही होगा। अब आप लोग 32 आसन के नाम जो है उसको याद नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूँ कि 32 आसन घिरन संहिता का और 15 आसन जो है हठयोग प्रदीपिका में 15 बताया गया है। ये दोनों आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, चाहे कोई और आप याद करो या ना करो, ठीक है। क्योंकि वशिष्ठ संहिता जो है वहाँ पर 10 आसनों की वर्णन मिलती है। हठरत्नावली जो है वहाँ पर भी 84 लाख आसन में से 84 प्रधान बताया गया है, उसमें से 10 को प्रधान बताया गया है, उसमें से 4 को प्रधान बताया गया है। ये 4 याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि है शिव करके आप याद रख सकते हो, यानी सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और भद्रासन, सिंहासन और भद्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिद्ध, पद, सिंह और भद्र, ये चारों आसन को यहाँ पर प्रधान बताया गया है। और ये जो 10 आसन के बाद हम करते हैं ना हठरत्नावली में, ये 10 आसन में जो है भैरवासन की मेंशन आती है। वह तो भैरवासन जो है वो घिरन संहिता में नहीं, ना ही वशिष्ठ संहिता में और ना ही हठयोग में, बल्कि ये जो है ये हठरत्नावली का कंसेप्ट है। हठरत्नावली में जो 10 आसन प्रधान बताए गए हैं उसमें भैरवासन के कंसेप्ट जो है वो आते हैं। तो ये यहाँ पे आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कह रहा है कि वशिष्ठ संहिता में कितने आसनों का उल्लेख मिलता है। मैंने अभी अभी पिछले एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है कि वशिष्ठ संहिता जो है वो 10 आसनों के बारे में बताते हैं। और वशिष्ठ संहिता में अगर आप योग अंग पूछो तो वहाँ पर अष्टांग योग के बारे में चर्चा करते हैं। अष्टांग योग मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी यहाँ पर अगर आप यम पूछे तो 10 बताए गए हैं, नियम पूछे तो 10 बताया गया है, आसन पूछे तो 10 बताया गया है, प्राणायाम जो है यहाँ पर सीधा प्राणायाम की चर्चा नहीं करते, प्रणवाभ्यास को बताया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रत्याहार 5 तरीके, प्रत्याहार जो है वो 5 तरीके बताया, सॉरी 4 टाइप्स के प्रत्याहार बताया गया है। सबसे बढ़िया जो बताया गया है वो है 18 मर्मस्थल पर प्रत्याहार करने की बात कहते हैं। 4 तरीके के बारे में बताया गया है प्रत्याहार का। धारणा जो है 5 टाइप्स के बताया गया है, यानी पंच तन्मात्रा जो है पंच महाभूत पर धारणा करने के लिए बताया गया है, पंच महाभूत पर यहाँ पर धारणा करने के लिए बताया गया है। उसके एक एक तत्व बताया गया है, एक एक देव देवता बताए गए हैं। उसके बाद ध्यान जो है 6 टाइप्स के बताया गया है, यानी 1 जो है वो निर्गुण और 5 जो है वो सगुण, ऐसे बताया गया है ध्यान, ठीक है। उसके बाद आते हैं समाधि, समाधि तो एक ही टाइप्स की होती है, उसके बाद समाधि की चर्चा की गई है, ठीक है। ये रहा ओवरऑल वशिष्ठ संहिता। तो आपको पूछा था क्या, आसन, आसन जो है वो 10 बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कह रहा है कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार पशुओं में देह मध्य का आकार जो है वो कैसा होना चाहिए। देखो वशिष्ठ संहिता के अनुसार अगर पशुओं में देह मध्य के आकार, अगर इंसान में हम धरे तो त्रिभुज आकार जो होते हैं वो जो है वो मनुष्यों में होते हैं, त्रिभुज जो है वो मनुष्यों में होते हैं, ठीक है। राउंड जो है वो पक्षियों में होते हैं, राउंड जो है वो पक्षियों में होते हैं, और ये स्क्वायर जो है वो पशुओं में होते हैं, ऐसा वशिष्ठ संहिता में कहा जाता है, ठीक है। देह मध्य का आकार जो है वो मेंशन किया गया है वशिष्ठ संहिता में। किस तरीके में आपको पूछा था, पशुओं में पूछा, तो पशुओं में जो है वो चौकार है। अगर पूछता पक्षियों में तो आपको राउंड करना होता, अगर पूछता इंसानों में तो आपको, मनुष्य में अगर पूछता तो ट्रायंगल होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है वो चौकर हो जाएगा। बाकी दोनों भी याद रखना, क्योंकि PYQ करने का फ़ायदा यही होते हैं जब हम सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे ऑप्शंस को देखकर सारे के सारे चीज़ें जब हम एनालिसिस करते हैं तो ही PYQ करने का असली मतलब जो है वो बनते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं विच इज़ नॉट चल राशि, यानी कौन चल राशि नहीं है। इस जो आपको बताया गया है यहाँ पर जो चारों राशि दी गई है उसमें से कौन जो है वो चल राशि नहीं है। ये कंसेप्ट जो है आप पूछोगे सर ये कहाँ से आ गया, ये कंसेप्ट जो है वो वशिष्ठ संहिता में बताए हुए हैं और ये आपके एग्जाम पर भी हैं, ये आपके एग्जाम सिलेबस में भी है, तो ऐसा चौंकना मत इसको देखकर, ये आपके एग्जाम सिलेबस हैं, ठीक है। तो चल राशि यहाँ पर जो है वो मेष जो है वो चल राशि में आते हैं, तुला जो है वो भी चल राशि में आते हैं। राशि बेसिकली जो है 3 तरीके की होती है, पहले ये समझ लो। एक होता है चल राशि, एक होता है अचल राशि, दूसरा जो है वो होता है आपका चलाचल राशि, ठीक है। दूसरा जो है वो होता है आपका चलाचल राशि। तो ऐसे हम इसको याद रखते हैं। सबसे पहला जो है ऐसे आते हैं मेष, उसके बाद आता है वृषभ, उसके बाद आते हैं वृषभ, उसके बाद आते हैं मिथुन, मेष वृषभ मिथुन, ठीक है। उसके बाद कर्क,
कर्क सिंह, सिंह कर्क सिंह कन्या, कर्क सिंह कन्या। फिर आते हैं तुला वृश्चिक धनु, फिर आते हैं तुला वृश्चिक धनु। फिर आते हैं मकर कुंभ, मकर कुंभ और मीन। ये हो गया हमारा टोटल 12 राशि। ठीक है, इन 12 में सबसे पहला वाला जो है वो है चल राशि, दूसरा वाला जो है वो है अचल राशि, तीसरा वाला जो है वो है चलाचल राशि। अब आप यहाँ से मैच कर लो। ये मैंने पूरा टेबल इस क्वेश्चन के बाद में जो एक टेबल हमने अटैच कर ही दिया है, टेबल को मैं दिखाई देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। देखो चल राशि में जो आते हैं मेष आते हैं, कर्क आते हैं, तुला। हम ऐसे ही एक्चुअली इसका सीक्वेंस जो है अगर पूछा जाए तो ऐसे है, 1 नंबर पे आते हैं मेष, दूसरा है वृषभ, तीसरा मिथुन, ऐसे ऊपर नीचे सीक्वेंस है इसका। ठीक है, मेष वृषभ मिथुन, उसके बाद कर्क सिंह कन्या, उसके बाद तुला वृश्चिक धनु, उसके बाद मकर कुंभ मीन। ये जो है टोटल 12 राशि हैं जो कि बताया गया है वशिष्ठ संहिता में। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन जो है वो चल राशि नहीं है। अब देखो मेष जो है वो चल राशि में आते हैं जी, मेष जो है उसको चल राशि के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, मेष को जो है वो चल राशि के अंदर बताए गए हैं। तुला जो है वो भी चल राशि के अंदर ही आती है। देखो मेष जो है चल राशि है, देख लो तुला जो है वो भी चल राशि है। उसके बाद कर्क, कर्क जो है वो भी चल राशि के अंदर आता है। उसके बाद पूछ रहा है सिंह, सिंह जो है वो अचल राशि में आते हैं जी, सिंह जो है वो अचल राशि में आते हैं। ठीक है, इस टेबल से आपको अच्छे तरीके से याद आ जाएगा, इस टेबल को याद कर लेना। ये देखो सिंह जो है वो अचल राशि में आते हैं। ठीक है, सिंह जो है वो अचल राशि है, ना ही चल राशि। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहे हैं कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार पिंगला नाड़ी का स्थान क्या बताया गया है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार पिंगला का स्थान, पिंगला के स्थान चाहे वशिष्ठ संहिता ले लो चाहे कोई और ग्रंथ ले लो, सब जगह पर एक ही बताया गया है जो कि है दाहिनी नासिका, यानी राइट नॉस्ट्रिल जो है वो पिंगला के स्थान है। और अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पूछे तो वो इड़ा का स्थान है। हालांकि वशिष्ठ संहिता में जो नाड़ियाँ बताए गए हैं, हर एक नाड़ी के लिए उसका स्थान भी बताया गया है। ये वो रहा वो टेबल जहाँ पर ईड़ा के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल बताया जाता है, पिंगला के लिए राइट नॉस्ट्रिल बताया जाता है, कुहू के लिए बताया जाता है कि लिंग द्वार तक वो विस्तृत होते हैं, यशस्विनी के लिए बताया जाता है कि वो राइट फिंगर के नीचे, राइट लेग की जो फिंगर होती है वहाँ तक वो विस्तृत होता है, पूषा जो है वो दाहिने आँख पर होते हैं, पैशिनी जो है वो दाहिने कान पर होते हैं, सरस्वती जो है वो जीवा पर होते हैं, शंखिनी जो है वो लेफ्ट ईयर पे होते हैं, गांधारी जो है वो लेफ्ट आई पे होते हैं, हस्तजीवा जो है वो लेफ्ट लेग फिंगर तक विस्तृत होते हैं, अलम्बुशा जो है वो गुदा द्वार के नीचे होते हैं बाएं तरफ, और विश्वदोरी जो है वो लेफ्ट साइड में होती है, और वरुणा जो है वो राइट साइड ऑफ सुषुम्ना में होते हैं। वरुणा जो है वो राइट साइड में होते हैं, और सुषुम्ना जो है वो बिल्कुल मिडिल बॉडी पार्ट में होता है। ठीक है, सुषुम्ना जो है वो पूरा मिडिल बॉडी पार्ट में बताए गए हैं। ये रहा 14 नाड़ियों का प्लेसमेंट। तो आपको यहाँ पर जो पूछा गया था बहुत ही सिंपल पूछा गया था, जो कि है पिंगला। हो सके आपको यहाँ में से कोई एक और पूछ ले, तो इसलिए ये टेबल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल को याद रख ले। ये टेबल जो है ये वशिष्ठ संहिता में बताए गए हैं। ये टेबल जो है ये वशिष्ठ संहिता में बताया गया है। हर एक ग्रंथ में नाड़ियों का प्लेसमेंट के बारे में नहीं कहते हैं, लेकिन वशिष्ठ संहिता जो है वहाँ पर नाड़ियों का प्लेसमेंट के बारे में कहा गया है, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, चलो अब आते हैं आज की जो क्विज है इसका लास्ट क्वेश्चन पर, जो जहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि गृहस्थ के लिए मिताहार कितने निवाला बताया गया है। गृहस्थ के लिए जो है वो मिताहार कितने निवाला बताया गया है। इज इट 32, इज इट 16, इज इट 8। यानी यहाँ पर जो है ना ऐसे कंसेप्ट बताया जाता है, एक होता है गृहस्थ, एक होता है गृहस्थ। ठीक है, उसके पहले आते हैं ब्रह्मचारी, उसके पहले आते हैं ब्रह्मचारी। ठीक है, गृहस्थ के उसके बाद बताया जाता है गृहस्थ, फिर आते हैं वानप्रस्थ, 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 फिर आते हैं संन्यास। ठीक है, फिर आते हैं संन्यास। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी के लिए जो बताया गया है वो बताया गया है अनलिमिटेड, यानी ब्रह्मचारी जो है वो अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। गृहस्थ जो है उनके लिए बताया गया है 32 निवाला, वानप्रस्थ जो है उनके लिए बताया गया है 16 निवाला। ठीक है, और संन्यास जो है उनके लिए बताया गया है 8 निवाला। तो ऐसे करके गृहस्थ के लिए आपको क्या पूछा गया था, आपको क्वेश्चन पर पूछा गया है जी कि गृहस्थ के लिए कितना बताया गया है। देखो गृहस्थ का पूछा गया, यानी ये वाला, तो गृहस्थ के लिए जो है 32 निवाला बताया गया है, यानी आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसी के साथ हम यही क्विज को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा और लगा कि ये बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, हमारे मदद भी कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो बस
फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।